वेलकम बैक टू बायोलॉजी स्कूल। तो हम ये सीरीज कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया। लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा था। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। So, spermatogenesis is the process by which immature male germ cells, that is spermatogonia, produces sperm, and it begins at puberty. When a child hits puberty, जब बच्चे की एज होगी, प्यूबर्टी हिट करेगा, उस टाइम पे क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बिगिन होता है मेल्स के अंदर में। अब यहाँ पे हम पिक्चर के अंदर में देख सकते हैं एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया आर देयर। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड होगी और नंबर के अंदर में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, नंबर में बढ़ती जाती है स्पर्मेटोगोनिया। अब इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया साइज वगैरह में ग्रो करती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी भी क्या है, 2n है, डिप्लॉइड है। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी माइटोसिस के थ्रू बनी है, तो इसका भी प्लॉइडी लेवल क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। दैट इज क्या होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, मियोसिस 1। हमें पता है मियोसिस 1 कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, और जिसकी वजह से हमारे को क्या मिल गया है, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास में। अब ये जो हमारे पास में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा हमारे पास में, 23 होगा, हाफ रह जाएंगे क्रोमोसोम के नंबर। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, इनमें मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो हमारे पास में 4 सेल आ जाएंगे, और वो चारों सेल भी कैसी होंगी, हेप्लॉइड सेल होती है, और इन सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अभी जो स्पर्मेटिड्स होंगी ये डिफरेंशिएट होंगी, इलोंगेट होंगी, और इनसे हमारे पास में क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जहां पे क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड्स जो कि राउंड सेल्स थी, है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है स्पर्मेटोजोआ के अंदर में, स्पर्म के अंदर में, जिसके अंदर क्या है, हेड, नेक, टेल सब डिफरेंशिएटेड है। यहाँ पे आप देखोगे, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना, सर्टोली सेल का स्ट्रक्चर, अगर आपने नहीं अटेंड करा है तो वहां जाके देख सकते हैं। वहां हमने डिस्कस करा था कि मेल जर्म सेल्स होती है, उसके अंदर में सर्टोली सेल होती है। ये वही मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया है, जो माइटोटिकली डिवाइड होकर नंबर के अंदर में बढ़ती जाएगी। अब इनमें से कुछ सेल क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी, जिनमें मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होगा तो बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई हमारे पास में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन हुआ तो कितनी बन गई, 4 हमारे पास में स्पर्मेटिड्स आ गए। ये स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट हुए और क्या बना लिया इन्होंने, स्पर्मेटोजोआ बना लिया। ठीक है, तो प्लॉइडी लेवल भी याद रखने की क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है हमारे पास में। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो गए, इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब ट्रांसफॉर्म तो हो गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये सारा काम हो चुका है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज आउट भी तो होंगे टेस्टिस में से। ठीक है, तो अब क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में स्पर्म का हेड एम्बेड हो गया है सर्टोली सेल के अंदर में, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, डेवलप करने के लिए। और फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं, जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस करा था कि पाथवे क्या है, पैसेज क्या है स्पर्म का, और कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे वो स्पर्म, एपिडिडाइमस में स्टोर हो जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देखना है तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला लेक्चर देख के उसको समझने की कोशिश करें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन वो प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्म बने हैं वो रिलीज आउट हो जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो याद रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
स्पर्मिएशन है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, तीन टर्म है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है, एंड स्पर्मिएशन सेपरेट है हमारे पास में। लेट्स हैव अ लुक एट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, जिसपे आपके बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं लेबलिंग के लिए। ABCD या PQRST आपको करके दे देगा और आपको लेबल करना है उसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो हियर वी कैन ऑब्जर्व स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स आर देयर। स्पर्मेटोगोनिया क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है माइटोटिकली, नंबर में बहुत इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें से कुछ इनलार्ज होगी जिसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे आ गई हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो वी विल गेट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेट्स राइट द प्लॉइडी लेवल। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी लेवल कैसा है, डिप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा हमारे पास में, क्योंकि ये मियोसिस 1 के बाद में बन रहा है। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा एंड वील गेट 4 स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड का प्लॉइडी लेवल भी कैसा है, हैप्लॉइड होगा। स्पर्मेटिड आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसका हेड किसमें एम्बेड है हमारे पास में, सर्टोली सेल में, ठीक है। और ये क्या है, ये रिलीज आउट हो गए हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास में, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। अभी जो स्पर्मेटोजोआ बने हैं, स्पर्म बने हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो हम देखते हैं ताकि हम क्लियरली समझ पाए कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर में, क्वाइल स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इसको जब हमने डाइसेक्ट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था लास्ट क्लास में, तो आपने क्या देखा था, पेरिफेरी पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। ये जो ब्राउन कलर की एनलार्ज सेल्स, ये थी सर्टोली सेल। अब ये स्पर्मेटोगोनिया देख रहे हो माइटोटिकली डिवाइड होकर नंबर में बढ़ती जा रही है। इसमें से कुछ सेल एनलार्ज होगी जिनको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी, इनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, और आप इधर देख सकते हो कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ये डिवाइड होके 2 हैप्लॉइड सेल बनाती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी, इनमें मियोसिस 2 होगा और हमारे पास में 4 हैप्लॉइड सेल आएगी, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होता है और ये डिफरेंशिएट होके कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटोजोआ के अंदर में बाय द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, इन स्पर्मेटोजोआ जो होंगे डिफरेंशिएट होते हैं, हेड, नेक, टेल, मिडिल पीस, इन सब में डिफरेंशिएटेड होंगे। इनमें से कुछ का हेड एम्बेड होगा हमारे पास में सर्टोली सेल के अंदर में, एंड अल्टीमेटली रिलीज आउट हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाय द। आई होप आप सबको ये एनिमेटेड वीडियो से और पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है। मजा आया एनिमेटेड वीडियो देख के, है ना। अब हम पढ़ते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस का आखिर रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होगा स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो इसका लिंक है हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से, हमारे हार्मोनल सिस्टम से। हाँ, हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करेगा। हमारे ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस होता है ना, कुछ याद आया 11th में पढ़ा था। ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे और रिलीज कराता है गोनाडोट्रोफिन। 11th क्लास में पढ़ा था, ये सब कुछ आपने नया नहीं है ना। तो वो गोनाडोट्रोफिन क्या है, LH and FSH। LH जाके एक्ट करेगा लेडिक सेल पे। हाँ, लास्ट लेक्चर अटेंड करा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने स्ट्रक्चर देखा था कि क्या होती है लेडिक सेल, क्या है हमारे पास में सर्टोली सेल्स, क्या है स्पर्मेटोगोनिया क्या है। अगर नहीं अटेंड करा, स्किप करके डायरेक्ट यहाँ आए हो तो वो लेक्चर अटेंड करके देख लो एक बार। तो ये लेडिक सेल पे एक्ट करेगा। लेडिक सेल क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और FSH जाके एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर में, एंड सर्टोली सेल्स जो होंगी
वो क्या करेंगे, हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको एक सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में एक बड़े से पैराग्राफ के अंदर में रिटर्न है। क्या था, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन which will act on anterior pituitary. It will release luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone act on Leydig cell. Follicle stimulating hormone act on Sertoli cell. तो LH जब Leydig cell पे एक्ट करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। FSH सर्टोली सेल पे एक्ट कर रहा है, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करेगी या रेगुलेट करेगी। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, अगर इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में एग्जाम में बना के आते हो हार्मोनल रेगुलेशन, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको, है ना, क्योंकि बहुत क्लियर है, कंसाइज वे में आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हो। अब हम देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को क्या करती है, इनकैप्सुलेट करके रखती है। इसके पहला पार्ट आता है हेड। हेड के अंदर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कैसी है, हेप्लॉइड होती है, क्योंकि स्पर्म ऑलरेडी हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो उसकी न्यूक्लियस भी हेप्लॉइड होगी। इसके एंटीरियर पोर्शन में एक्रोसोम प्रेजेंट है, जिसके अंदर में एंजाइम्स होते हैं, स्पर्म लाइसेंस होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि ओवा के अराउंड बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो उनको ब्रेक करके स्पर्म को अंदर जाना है। तो ब्रेक किसकी मदद से कर पाएगा, एक्रोसोम के अंदर में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी मदद से करता है। नेक के अंदर में हमारे पास में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्विमिंग के लिए, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्विमिंग के लिए। देन हमारे पास में टेल पोर्शन है, टेल मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पर्म का मोटाइल होना जरूरी है फर्टिलाइजेशन कॉज करने के लिए, है ना, क्योंकि ह्यूमंस के केस में एग तो नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं करता है, स्पर्म में ही मोटिलिटी है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि स्पर्म मोटाइल हो और वो क्या करे, एग तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर था। अब एक फैक्ट देखते हैं, एक ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। एक सिंगल इजैकुलेशन में इतने स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का शेप नॉर्मल होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। देखो, अगर 40% स्पर्म की विगरस मोटिलिटी नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के चांस क्या हो गए, कम हो गए। ये जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती है ना, ARTs वगैरह बाद में पढ़ेंगे, तो अगर मेल का स्पर्म है उसमें मोटिलिटी नहीं होती, तो उसको ट्रीट वगैरह करके उसकी मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, है ना। इस तरीके से इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प करते हैं कंसीव करने के लिए। ठीक है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है। हमने ये फ्लो चार्ट देखा कि स्पर्मेटोगोनिया से किस तरीके से हमारे पास में स्पर्मेटोजोआ आते हैं। देन हमने देखा कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है। हमने सारी सेल्स का प्लॉइडी लेवल डिस्कस करा। देन हमने हार्मोनल रेगुलेशन देखा स्पर्मेटोजेनेसिस का। इसमें आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है, इसको एग्जाम में बना करके आना है। देन हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा एंड फाइनली हमने एक फैक्ट देखा कि एटलीस्ट 40% स्पर्म की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए एंड 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप होना चाहिए। और एक मेल कितने स्पर्म रिलीज करता है सिंगल इजैकुलेशन में, 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। सो आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए ये लेक्चर्स बेनिफिशियल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियोस हैं वो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।